तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं जावा स्क्रिप्ट का एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है प्रॉमिस। प्रॉमिस बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग जब भी कोई नया फ्रेमवर्क यूज करेंगे एंगुलर और रिएक्ट, और जब भी हम हमारे प्रोजेक्ट में कोई बाहर से थर्ड पार्टी से डेटा को लेके आएंगे एपीआई के थ्रू, तो वहां पे जो प्रॉमिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो प्रॉमिस को समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना होगा कि कॉलबैक क्या होते हैं, है ना। कॉलबैक क्या है? अगर मैं कॉलबैक की बात करूं, कॉलबैक सबसे पहले हम देखते हैं कॉलबैक। कॉलबैक क्या होते हैं? अगर कॉलबैक हमको पता है ना, तो कॉलबैक का ही एक अपडेटेड वर्जन है जो प्रॉमिस है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग कुछ इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है, मैंने एक फंक्शन बनाया, और ये जो फंक्शन है वो है मेरा f1 फंक्शन है। ठीक है, ये मेरा f1 फंक्शन है, और इस f1 फंक्शन के अंदर कुछ कोड लिखा है, लाइक कंसोल, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग में। तो जैसे मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर दिया, कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो। राइट, तो यहाँ पे ये मेरा एक फंक्शन है f1। ठीक है, और एक फंक्शन और मैंने बनाया, मैंने सेम यही फंक्शन बनाया, ऐसा ही मैंने एक और फंक्शन बनाया f2 फंक्शन। जैसे मेरा ये f1 फंक्शन है ना, ऐसे ही मैंने एक f2 फंक्शन बनाया। तो जो f2 फंक्शन है वो क्या करेगा, जैसे f1 फंक्शन है ऐसे ही मैंने एक और फंक्शन बना लिया और इसको नाम दे दिया f2। ठीक है, एक फंक्शन f1 हो गया और एक फंक्शन f2 हो गया। यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है f2 फंक्शन में। ठीक है, अब इस काम को करने के दो तरीके हो गए। एक तरीका तो इसमें ये हो गया काम को करने का कि मैं इस फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर लूं, है ना। या तो मैं इस f1 को डायरेक्ट कॉल कर लूं, ये जो f1 फंक्शन है इसको मैं डायरेक्ट कॉल कर लेता हूं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं f1 को डायरेक्ट कॉल कर लेता हूं। या मैं क्या करूं कि f2 फंक्शन को कॉल करूं और f1 फंक्शन में उसको एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर दूं। वही होता है ना कॉल बैक। अगर मैंने मान लो यहाँ पे मेरे पास एक f1 फंक्शन है, या तो मैं f1 फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करूं, राइट। दूसरा तरीका ये है कि मैं f1 फंक्शन को कॉल करूं, है ना, सॉरी, मैं यहाँ पे f2 फंक्शन को मैं डायरेक्ट कॉल कर लूं, राइट। या तो मैं f2 फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर लूं यहाँ पे, या फिर मैं क्या करूं, f1 फंक्शन को कॉल करूं और f2 फंक्शन को उसके अंदर f2 फंक्शन को कॉल करूं और f1 फंक्शन को उसके अंदर डायरेक्ट पास कर दूं। ठीक है, f2 फंक्शन को कॉल करूं और f1 फंक्शन को डायरेक्ट पास कर दूं। ये दो तरीके हैं। या तो मैंने f2 को डायरेक्ट कॉल किया, f1 को डायरेक्ट कॉल किया, या f2 में मैंने f1 को पास कर दिया, तो ये हो गया आपका कॉल बैक। राइट, ये फंक्शन हो गया आपका कॉल बैक फंक्शन, क्योंकि ये पास हो रहा है यहाँ पर। अब ये जो f2 फंक्शन है ना, यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट होगा और ये आर्ग्यूमेंट इसको यहाँ पे करेगा रिसीव। ठीक है, और फिर इस फंक्शन की बॉडी में हम जो यूज करेंगे वो, हम मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने कोई आर्ग्यूमेंट लिया है कि f2 फंक्शन को रिसीव करने का कोई आर्ग्यूमेंट है, और वो आर्ग्यूमेंट फिर यहाँ पे कॉल करेगा, तो ये होता है कॉल बैक। मतलब पूरे के पूरे फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर देना, ये होता है हमारा कॉल बैक। तो इन्हीं कॉल बैक को हैंडल करने के लिए इसका और अच्छा फीचर, इसका अपग्रेडेड वर्जन जो कि प्रॉमिस से रिलेटेड है ना, प्रॉमिस से रिलेटेड है। कॉल बैक का ही एक मॉडर्न वर्जन हम लोग बोल सकते हैं, अपग्रेड वर्जन बोल सकते हैं। इसको हैंडल करने का जिससे हमारा कोड शॉर्ट होगा और जो रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आएगा उसको हैंडल करना हमारे लिए आसान होगा, तो वो होता है प्रॉमिस। तो ये तो था, हमने समझा कॉल बैक। अब हम चलते हैं प्रॉमिस की तरफ कि प्रॉमिस कैसे काम करता है वो देखते हैं। तो में हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रॉमिस है वो कॉल बैक का अल्टरनेट है। ठीक है, हम लोग कॉल बैक में अगर कोई सेट टाइम आउट फंक्शन यूज करते हैं, मान लीजिए हम लोगों ने 3000 सेकेंड पास किया, हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया f1 और एक फंक्शन बनाया f2। ठीक है, हम लोगों ने f2 फंक्शन को कॉल किया और f1 फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट उसमें पास किया, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों ने एक सेट टाइम आउट फंक्शन कॉल कर दिया। तो सेट टाइम आउट फंक्शन क्या करेगा, जो नीचे वाला कोड है वो पहले चल जाएगा,
मतलब जो बॉडी में जो कोड लिखा है वो चल जाएगा, और जो फंक्शन का कॉल है वो 3000 मिली सेकेंड के लिए होल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा मॉडल है, ये एसिंक्रोनस ऑपरेशन हम लोगों ने यहाँ पे लगाया। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्रॉमिस जो मेथड है वो एसिंक्रोनस ऑपरेशन को और कॉल बैक को हैंडल करने का एक बेटर ऑप्शन हमको देता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे जब इसको कॉल कर रहे थे ना, हम लोग यहाँ पे जब हम लोगों ने यहाँ पे इसको कॉल किया, तो यहाँ पर अगर मान लो मैंने सेट टाइम आउट के साथ कॉल किया, यहाँ पर मान लीजिए मैंने सेट टाइम आउट लगाया, तो ये क्या होगा कि उस समय के लिए होल्ड हो जाएगा, उस समय के लिए ये कॉल होल्ड हो जाएगा और ये वाला कोड चल जाएगा। तो एसिंक्रोनस ऑपरेशन को और कॉल बैक को हैंडल करने का जो बेटर ऑप्शन है वो हमको देता है प्रॉमिस। ठीक है, ये तो हो गया हमारे प्रॉमिस के बारे में कि प्रॉमिस क्यों आया और कैसे काम करता है। अब हम देखते हैं आगे कि प्रॉमिस किस तरीके से काम करता है। अच्छा, प्रॉमिस को सीखने का आपका एसिंक्रोनस ऑपरेशन को प्रॉमिस तो इजी बनाता ही है, ये तो एक कंसेप्ट है ही प्रॉमिस का। लेकिन प्रॉमिस पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो मॉडर्न सर्वर कम्युनिकेशन होता है, राइट, अभी आप बहुत सारी ऐसी एपीआई को कॉल करते हो जो कि प्रॉमिस के फॉर्मेट में आपको रिस्पॉन्स रिटर्न करता है ना। तो जैसे पहले हम लोग अजाक्स यूज करते थे सर्वर कम्युनिकेशन के लिए, वैसा ही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे फेच एपीआई। ठीक है, अभी फेच एपीआई हम लोग यूज करेंगे, और फेच एपीआई जो है वो पूरी तरीके से डिपेंड है प्रॉमिस पर। मतलब अगर आप सर्वर से कम्युनिकेशन कर रहे हैं फेच एपीआई का यूज करके, तो आपको प्रॉमिस यूज करना है। तो पहले हमको प्रॉमिस सीखना होगा, तभी हम एसिंक्रोनस मोड में फेच एपीआई के साथ जो सर्वर कॉल है वो कर पाएंगे। तो हमको प्रॉमिस पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमको फेच एपीआई यूज करना है सर्वर कम्युनिकेशन के करने के लिए, और फेच एपीआई जो है वो प्रॉमिस पे बेस्ड है। तो एक ये दूसरा रीजन है कि हम लोग प्रॉमिस क्यों सीख रहे हैं। अभी अगर हम लोग प्रॉमिस की डेफिनेशन देखें तो वो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होगी, राइट, कि प्रॉमिस इज एन ए ऑब्जेक्ट दैट रिटर्न ए वैल्यू व्हिच वी होप टू रिसीव इन फ्यूचर बट नॉट नाउ। मतलब अगर आप इस डेफिनेशन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्लियर पता चल रहा है कि जो प्रॉमिस है वो कॉल बैक का अल्टरनेट है। ठीक है, अब प्रॉमिस क्या है, प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट है, तो प्रॉमिस ऑब्जेक्ट है, तो अगर प्रॉमिस ऑब्जेक्ट है तो प्रॉमिस की एक क्लास भी होगी। तो हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से कोड लिख सकते हैं कि लेट p इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस, ऐसा करके हम लोग कुछ कोड लिख सकते हैं, क्योंकि प्रॉमिस एक क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो इस तरीके से हमको ये एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो प्रॉमिस है वो जो एसिंक्रोनस ऑपरेशन होता है, राइट। अभी प्रॉमिस जो है वो हमको क्या करता है, वैल्यू प्रॉमिस ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है ना। तो अगर मान लो हमने कोई प्रॉमिस कॉल किया, कोई हमने फेच एपीआई कॉल की और उस फेच एपीआई ने हमको प्रॉमिस के फॉर्मेट में ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया, तो वो ऑब्जेक्ट को हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग रिटर्न ऑब्जेक्ट होता है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं कि एसिंक्रोनस ऑपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि because the value will be returned by the promise object in future, it is very suitable for handling the asynchronous operation। तो asynchronous operation हैंडल करने के लिए ये चीज भी सुटेबल होगी। तो प्रॉमिस एक क्लास है, जब भी हम लोग एपीआई कॉल करेंगे तो एपीआई अगर हमको प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी तो वो ऑब्जेक्ट हमको मिल जाएगा, और फिर उस ऑब्जेक्ट को हम लोग एसिंक्रोनस ऑपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है, मतलब जावा स्क्रिप्ट के अंदर प्रॉमिस एक बिल्ट इन क्लास होती है। प्रॉमिस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एक एक चीज हम लोग डिटेल में देखेंगे और बहुत आराम से हम लोग इसकी एक एक लाइन एक एक कंसेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे। अभी के लिए हम लोग थ्योरेटिकली केवल इतना समझ सकते हैं कि प्रॉमिस वो टेक्निक है जो हमारे एसिंक्रोनस ऑपरेशन को आसान बनाती है, और हम लोग इससे कॉलबैक से जैसा काम करते हैं वही एक मॉडर्न तरीका है, कॉलबैक का अल्टरनेट है प्रॉमिस, हम लोग ये बोल सकते हैं।
प्रॉमिस को समझने के लिए हम लोग एक रियल एग्जांपल लेते हैं, राइट। रियल एग्जांपल जैसा कि मान लीजिए हमको कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, 2 महीने के अंदर हमको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, कोई जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट है। तो हम लोगों ने आज कितनी तारीख है, आज जो डेट है वो है 20 जुलाई। तो आज 20 जुलाई को मैंने ये डिसाइड किया, 20 जुलाई 2022 को मैंने डिसाइड किया कि मेरे को ये जावास्क्रिप्ट का जो प्रोजेक्ट है वो मेरे को कंप्लीट करना है 2 महीने के अंदर। ठीक है, तो अभी तो हम लोगों ने इसको डिसाइड किया है ना। अभी 2 महीने के अंदर कंडीशन क्या बनेगी, या तो ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट होगा 2 महीने में, या ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। अगर सब कुछ सही साट रहा तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम आ गए, मान लीजिए कोई और काम आ गया या ऑफिस में ज्यादा वर्कलोड हो गया, तो ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट नहीं होगा। उस केस में हमारा कोई अर्जेंट काम आ गया, कोई अर्जेंट प्रोजेक्ट आ गया, डेडलाइन आ गई, कुछ अर्जेंट काम आ गया, तो वो चीज नहीं हो पाएगी। तो दूसरी कंडीशन क्या बनेगी कि या तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा या ये प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही प्रॉमिस के साथ भी है। अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल से प्रॉमिस को कंपैरिजन करें तो लॉजिकली यहाँ पर 3 स्टेट बन रही है। ठीक है, आज आपने ये डिसीजन लिया है कि मेरे को इस प्रोजेक्ट को 2 महीने में कंप्लीट करना है, तो अभी आपका काम स्टार्ट नहीं हुआ, तो जो प्रॉमिस की लैंग्वेज है उसमें इसको बोला गया है कि ये पेंडिंग स्टेट, मतलब अभी आपका जो प्रोजेक्ट है वो पेंडिंग स्टेट में है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर बोला गया है, दूसरा अगर मैं बात करूं कि अगर आप उस पर काम स्टार्ट कर देते हैं, राइट, अगर आपने उस पर काम स्टार्ट कर दिया और आपका प्रोजेक्ट सब कुछ सही स्टार्ट रहा और आपने प्रोजेक्ट को विद इन 2 मंथ कंप्लीट कर दिया, तो आप उसको बोलेंगे कि ये कंप्लीट स्टेट में चला गया हमारा प्रोजेक्ट। और तीसरा जो ऑप्शन होता है, तीसरा ऑप्शन ये कहता है कि अगर आपका प्रोजेक्ट है, तीसरा ऑप्शन ये कहता है कि अगर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ किसी कारणवश, तो जो है वो क्या हो गया यहाँ पर, तो वो हो जाएगा रिजेक्ट स्टेट। तो कौन सी स्टेट हो गई, वो रिजेक्ट स्टेट हो गई। तो जो प्रॉमिस होता है वो 3 स्टेट में होता है, या तो कंप्लीट स्टेट होगी, या रिजेक्ट स्टेट होगी, या पेंडिंग स्टेट होगी। तो जब भी प्रॉमिस स्टार्ट होता है तो वो पेंडिंग स्टेट से स्टार्ट होता है, फिर वो कंप्लीट स्टेट में जाता है, कंप्लीट या रिजेक्ट दो में से कोई एक स्टेट में जाता है। अगर मान लीजिए एपीआई से रिस्पॉन्स सक्सेस आया, सब कुछ सही साट चला, तो ये कंप्लीट वाली स्टेट में चला जाएगा, और नहीं तो ये रिजेक्ट वाली स्टेट में चला जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से काम करेगा। तो फिलहाल हमको ये समझ में आया कि जो स्टेट होती है प्रॉमिस की वो 3 होती, पेंडिंग स्टेट, कंप्लीट स्टेट और रिजेक्ट स्टेट। तो हम देखते हैं कि प्रॉमिस कितने स्टेट में वर्क करता है, मतलब प्रॉमिस को कंप्लीट होने के लिए कितनी स्टेप लगती है। तो जो मतलब स्टेप्स होती है, जैसे कि स्टेप्स अगर मैं इसको बोलूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि स्टेप्स नीडेड फॉर प्रॉमिस, है ना। स्टेट नीडेड फॉर प्रॉमिस की प्रॉमिस को कंप्लीट करने में हमको कितनी स्टेप लगेगी, कितनी स्टेट लगेगी, वो हमको देखना है। तो सबसे पहले तो मुझे प्रॉमिस क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमने देखा कि प्रॉमिस जो है वो क्या है कि क्रिएटिंग ए प्रॉमिस। तो हमको सबसे पहले प्रॉमिस को क्रिएट करना होगा। प्रॉमिस जो है वो एक जावा स्क्रिप्ट की क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो हमको सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। दूसरा ये चीज है कि कंजम्पशन, मतलब ये जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया इसको हमको कंज्यूम करना पड़ेगा, राइट, हमको इसको कंज्यूम करना पड़ेगा। तो कंज्यूमिंग ए प्रॉमिस, ये जो है वो हमारी दूसरी स्टेप का नाम है, और दूसरी स्टेप का नाम है कि कंज्यूमिंग ए प्रॉमिस। मतलब पहली स्टेप में हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे और दूसरी स्टेप में हम लोग उस ऑब्जेक्ट को कंज्यूम करेंगे। ये 2 स्टेट हमारे प्रॉमिस के लिए जरूरी है। तो अभी हम लोग ये 2 स्टेप है उसमें हम लोग देखते हैं कि प्रॉमिस को हम लोग किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि क्रिएटिंग ए प्रॉमिस, है ना, प्रॉमिस को क्रिएट करना। तो प्रॉमिस को क्रिएट हम लोग कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो प्रॉमिस को क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैंने लिखा लेट p इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस। अब ये प्रॉमिस क्लास है तो मैंने p इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस लिखा। अब अगर मान लो कि ये जो है ना, ये प्रॉमिस एक क्लास है तो इसका एक कंस्ट्रक्टर भी होगा, है ना, प्रॉमिस एक क्लास है तो एक कंस्ट्रक्टर भी होगा। अब जावास्क्रिप्ट ये कहती है कि जो प्रॉमिस क्लास है इसका कंस्ट्रक्टर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, और ये पैरामीटर पे एक फंक्शन लेता है। आप ये बोल सकते हैं कि ये एक कॉलबैक लेता है। तो मतलब मैं क्या करूंगा कि इसके पैरामीटर में एक फंक्शन पास करूंगा, तो मैं यहाँ लिख दूंगा फंक्शन। अब ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन मैं पास कर रहा हूं ना,
ये फंक्शन भी अपने आप में दो पैरामीटर लेता है, दो फंक्शन लेता है। ये फंक्शन भी अपने आप में दो फंक्शन लेता है, जिसको एक को मैं बोलता हूं कि रिजोल्व और दूसरे को मैं बोलता हूं कि रिजेक्ट, राइट। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसका नाम रिजोल्व और रिजेक्ट ही हो, ये नाम कुछ भी हो सकता है, F1 F2 भी हो सकता है, बट जो कोडिंग कन्वेंशन है वो ये बोलते हैं कि रिजोल्व और रिजेक्ट ही नाम रखेंगे, तो इससे क्या होगा कि रीडेबिलिटी स्ट्रांग होगी, हमको पता चलेगा कि फंक्शन क्या कर सकता है, नाम को देख के हमको वो चीज पता चल जाएगी। तो प्रॉमिस जब हम बनाएंगे तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, हमने लिखा है कि लेट p इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस, और ये पूरा का पूरा एक फंक्शन हमने पास किया जिसके दो पैरामीटर है, रिजोल्व और रिजेक्ट, और ये दोनों भी आपस में क्या है, ये दोनों भी आपस में एक फंक्शन है, मतलब ये दोनों भी एक फंक्शन है, मतलब प्रॉमिस के अंदर पास होने वाला फंक्शन और उस फंक्शन के दो पैरामीटर भी फंक्शन, एक तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉल बैक हो रहा है। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से इसकी बॉडी स्टार्ट कर सकता हूँ, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसकी बॉडी लिख सकता हूँ। तो इसकी बॉडी में मैं यहाँ क्या करूंगा, अब इसकी बॉडी में कुछ कोड होगा, मतलब यहाँ पे कुछ टास्क, सपोज मान लीजिए आपने एपीआई कॉल किया, तो यहाँ पे क्या होगा कि एपीआई कॉल जाएगा, ठीक है। अब एपीआई कॉल जाएगा, तो अगर वहां से जो रिस्पॉन्स आएगा वो रिस्पॉन्स सक्सेस आएगा, मतलब अगर रिस्पॉन्स आपका काम हो गया, आपने जो एपीआई कॉल की है और अगर आपको सक्सेस रिस्पॉन्स आता है, मतलब यहाँ पर आपका जो टास्क है वो कंप्लीटेड हो जाता है, तो आप कॉल करेंगे किसको, रिजोल्व को। यानी कि ये जो रिजोल्व है ये क्या है, ये जो रिजोल्व है वो आपका सक्सेस का इंडिकेटर है, वो आपको सक्सेस, वो बताएगा कि आपका जो कॉल था, जो रिस्पॉन्स है वो आपका सक्सेस में है। और मान लीजिए कि अगर आपकी एपीआई सक्सेसफुली कॉल नहीं होती है, कोई ब्रेकडाउन होता है, कोई एरर आती है, तो आपको एल्स में जाना होगा, और एल्स में जाके आपको यहाँ पे कॉल करना होगा रिजेक्ट को, तो यहाँ पे ये रिजेक्ट फंक्शन कॉल हो जाएगा। अभी हम लोगों ने क्या किया है कि जो रिजोल्व और रिजेक्ट जो फंक्शन है, इनको हम लोगों ने सिर्फ कॉल किया, अभी डिफाइन नहीं किया है। इनको डिफाइन कौन करता है, तो इनको डिफाइन हमको ही करना होता है, और इसमें से ये बात तो कंफर्म है कि या तो रिजोल्व चलेगा या रिजेक्ट चलेगा, ठीक है। तो एक बार फिर अगर हम लोग देखें कि प्रॉमिस को हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं, तो हम लोग बनाएंगे यहाँ पे एक प्रॉमिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। चूंकि ऑब्जेक्ट क्लास है प्रॉमिस, तो इसका कंस्ट्रक्टर भी है, और इसका कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन लेता है, मतलब जो कंस्ट्रक्टर है वो फंक्शन लेता है, और इस फंक्शन के अंदर भी हम लोगों को दो फंक्शन पास करने होते हैं, जो कि रिजोल्व और रिजेक्ट है। नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिजोल्व और रिजेक्ट ही रखना चाहिए, एज पर जो रूल है उसके हिसाब से ये दोनों ही रखना चाहिए। अब अगर मान लो हमारा काम सक्सेसफुली कंप्लीट होता है, तो हम लोग रिजोल्व कॉल करेंगे, और अगर हमारा कॉल सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ पे रिजेक्ट को कॉल करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉमिस क्रिएट कर सकते हैं। अब ये जो हम लोगों ने कोड लिखा है, राइट, ये कोड क्या होगा, तुरंत चल जाएगा, ठीक है। तो इस कोड में हमको ये रिकमेंड किया जाता है कि इसको आप एक फंक्शन के अंदर बनाइए। तो मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना देता हूँ। तो मैंने लिखा फंक्शन, और फंक्शन को मैं नाम दे देता हूँ मेक प्रॉमिस, ठीक है। फंक्शन को मैंने क्या नाम दे दिया, मेक प्रॉमिस नाम दे दिया, और इस फंक्शन के अंदर मैं इस पूरे कोड को डाल देता हूं। तो ये मेरा पूरे फंक्शन के अंदर मैंने इस पूरे कोड को लिख दिया, ये पूरा फंक्शन जो है वो मेक प्रॉमिस बन गया, ठीक है। अब ये जो कोड मैंने लिखा मेक प्रॉमिस, अभी क्या हो रहा है कि ये जो पूरा कोड है मेरा, ठीक है, ये इसको मैंने पूरे फंक्शन के अंदर मैंने इस पूरे कोड को लिख दिया, ठीक है। अब दूसरा, हम लोगों ने दो स्टेप देखे थे। हम लोगों ने देखा था कि प्रॉमिस को क्रिएट करना है, तो ये हम लोगों ने प्रॉमिस क्रिएट करने का कोड लिखा। अभी दूसरा कोड हमको क्या चाहिए, हमको जो प्रॉमिस को कंज्यूम करने का कोड है ना, यो प्रॉमिस को कंज्यूम करने का ये कोड है। ये बोलता है कि मुझे ये पी चाहिए, कौन सा पी, मतलब हम ये वाला जो पी है, ये इसको चाहिए, ये कंज्यूम करने वाले कोड को ये वाला पी चाहिए। तो इस वाले पी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले पी के लिए हम लोग इसको रिटर्न करवा सकते हैं। तो हम लोग रिटर्न करवा सकते हैं, तो हम लोग ऐसे कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पर लेट पी को हटा के हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं रिटर्न, है ना। हम लोग यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लगा सकते हैं, रिटर्न न्यू प्रॉमिस, ठीक है।
तो क्या होगा कि ये जो प्रॉमिस ऑब्जेक्ट बनेगा ये यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन के बाहर हमको चाहिए, तो ये रिटर्न हो जाएगा। तो P यहाँ से जो रिटर्न होगा वो हमको यहाँ पे कहाँ पे, ये जो कंज्यूम करने वाला कोड है वो P हमको यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको एक फंक्शन के अंदर लिख देते हैं, और फंक्शन के अंदर लिखने के बाद इस ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे। और अब हमारा स्टार्ट होगा स्टेप 2, अब हमारा स्टार्ट होगा स्टेप 2, जिसमें हम लोग प्रॉमिस को कंज्यूम करना सीखेंगे। तो जो प्रॉमिस की लैंग्वेज है या प्रॉमिस की जो लैंग्वेज है, उसमें ये जो कॉलबैक फंक्शन हम लोग जो पास कर रहे हैं, यानी कि ये जो फंक्शन हम पास कर रहे हैं कॉलबैक का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ये जो फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे हैं, जो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो है वो ये एग्जीक्यूटर कहलाता है। क्या कहलाता है ये एग्जीक्यूटर कहलाता है। और एग्जीक्यूटर जो होता है, राइट, एग्जीक्यूटर होता है वो क्या करता है, 4 काम करता है। मतलब ये हमारा क्या हो गया, एग्जीक्यूटर हो गया, और ये एग्जीक्यूटर जो है वो 4 काम करता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो फंक्शन हम लोगों ने पास किया है कॉल बैक में, ये हमारा कहलाता है एग्जीक्यूटर। ये फंक्शन हमारा एग्जीक्यूटर हो गया। अभी एग्जीक्यूटर क्या करता है, तो एग्जीक्यूटर के हमारे पास 4 काम है, राइट। ये एग्जीक्यूटर हमारा 4 काम करता है। सबसे पहला काम हमारा एग्जीक्यूटर करेगा, वो काम करेगा टास्क का। ये जो हम लोगों ने लिखा सम टास्क, तो ये काम हमारा एग्जीक्यूटर का जो पहला काम है वो है टास्क का, मतलब वो हमारा टास्क परफॉर्म करेगा। दूसरा काम हमारा एग्जीक्यूटर का क्या है कि वो चेक करेगा, है ना, चेकिंग करेगा। और चेकिंग के दौरान अगर रिजल्ट कंप्लीट होता है, सक्सेस होता है, तो वो रिजॉल्व को कॉल करेगा। और अगर सक्सेस नहीं होता है तो वो यहाँ पर रिजेक्ट को कॉल करेगा। तो ये 4 चीज होती है जो हमारा ये एग्जीक्यूटर करता है। तो अगर कोई पूछे कि ये आपने फंक्शन बनाया, ये क्या करता है, तो ये एक एग्जीक्यूटर फंक्शन होता है। और ये एग्जीक्यूट होने का काम यहाँ पे एग्जीक्यूटर, ये जो फंक्शन है हमारा वो एग्जीक्यूट करने का काम करता है, एग्जीक्यूटर कहलाता है। मतलब ये फंक्शन हमारा एग्जीक्यूटर हो गया, और कोई भी एग्जीक्यूटर जो है वो ये 4 काम करता है। तो इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर होता है एक प्रॉमिस को क्रिएट करने का। तो हम लोग एक एग्जाम्पल बनाते हैं और यहाँ पे प्रॉमिस क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया प्रॉमिस एग्जाम्पल करके, और यहाँ पे मैंने एक index.html फाइल बनाई है, और इस index.html फाइल पे मैंने यहाँ पे app.js फाइल बनाई। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे प्रॉमिस को क्रिएट करना है app.js फाइल में। तो जो हमने देखा था, जो हमारा थ्योरी हमने देखी थी, उसमें हम लोगों ने देखा था कि इस तरीके से हमको एक ऑब्जेक्ट, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, मेक प्रॉमिस का फंक्शन। ये फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, फिलहाल मैंने मेक प्रॉमिस बनाया, तो मेक प्रॉमिस, और उसके अंदर फिर मेरे को ये कोड लिखना पड़ेगा। तो ये पूरा है प्रॉमिस। अब ये डू सम टास्क, तो इसमें हम लोग एपीआई कॉल करते हैं, सर्वर से कम्युनिकेशन करते हैं डू सम टास्क में। तो अभी हम लोग कुछ भी टास्क यहाँ पे समझने के लिए एक स्टैटिक टास्क ले लेंगे, क्योंकि अभी हम लोग कोई एपीआई कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर कोई टास्क परफॉर्म कर लेंगे। जैसे कि हम लोग चेक करेंगे कि अगर कोई यूजर ने, मान लीजिए किसी ने यहाँ से कोई नंबर पास किया फंक्शन में, अगर वो नंबर 5 होता है तो रिजॉल्व कॉल करे, और फंक्शन कुछ और होता है तो वो रिजेक्ट कॉल करे। ये हम लोग अपने लिए एक टास्क मान लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं कोड में हमारे। तो ये कोड विंडो आती है हमारी, और इस कोड विंडो में हम लोग, इस कोड विंडो में मैं यहाँ पे इसको मैंने लाइव सर्वर पे रन किया है। ठीक है, इसको मैंने लाइव सर्वर पे रन किया। अभी ये कोड में कुछ लिखा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे इसका कोडिंग करने जा रहा हूँ। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर मैंने लिखा फंक्शन, और इस फंक्शन में मैंने यहाँ पे लिखा मेक प्रॉमिस, है ना, क्योंकि मुझे प्रॉमिस बनाना है। तो मैंने यहाँ पे मेक प्रॉमिस लिखा। मेक प्रॉमिस में मैंने यहाँ पे वो नंबर पास कर दिया जिसकी वैल्यू n है, तो यहाँ पर ये नेम हो गया। अब इस नेम में मेरे को क्या करना है, यहाँ से मुझे रिटर्न करवाना है। जो हम लोगों ने कोड देखा था कि प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट बन के यहाँ से रिटर्न होगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न, और रिटर्न में मैंने यहाँ पे लिखा न्यू प्रॉमिस। ठीक है, यहाँ रिटर्न में मैंने लिखा न्यू प्रॉमिस। और ये जो प्रॉमिस का कंस्ट्रक्टर है, देखिए यहाँ लिखा भी आ गया कि ये जो एग्जीक्यूटर होता है ना, ये 2 फंक्शन लेता है, रिजॉल्व लेता है और रिजेक्ट लेता है। तो ये सजेशन भी हमको यहाँ पर दे रहा है। तो इसके नाम से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि रिटर्न न्यू प्रॉमिस। और ये जो प्रॉमिस है वो क्या होगा, एक फंक्शन होगा, और इस फंक्शन के अंदर
फिर ये वाला फंक्शन भी 2 पैरामीटर लेगा, जिसमें से एक होगा रिजोल्व और दूसरा होगा रिजेक्ट। अभी मुझे कोड लिखना है रिजोल्व और इसकी जो बॉडी का कोड है वो मुझे लिखना है। ये फंक्शन यहाँ बंद हुआ है ना, इस फंक्शन को मैं कुछ इस तरीके से कर देता हूं और यहाँ पे लगा देता हूँ सेमी कॉलम। ठीक है, ये बन गया कोड मेरा। अब मुझे क्या करना है, अभी मैं क्या करता हूँ कि ये जो एन आ रहा है ना, इस एन को मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। तो क्योंकि ये टास्क के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सर्वर से कॉल करेंगे, क्योंकि हमारा एग्जीक्यूटर 4 काम करता है। उसमें से पहला काम होता है टास्क का, वो यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। फिर टास्क अगर कंप्लीट होगा तो रिजोल्व को कॉल करेगा, और टास्क अगर कंप्लीट नहीं होगा तो वो रिजेक्ट को कॉल करेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इफ हम लोगों ने चेक किया, इफ के बाद मैंने चेक किया कि अगर मेरी वैल्यू एन की इक्वल टू 5 है, राइट, तो क्या करे, तो सिस्टम जो है वो किसको कॉल करे, तो सिस्टम जो है वो रिजोल्व को कॉल करेगा। ठीक है, और अगर ये वैल्यू जो है वो ये वैल्यू अगर 5 नहीं है तो सिस्टम जो है वो किसको कॉल करेगा, तो सिस्टम जो है वो रिजेक्ट को कॉल करेगा। ठीक है, ये कोड हमने यहाँ पे लिखा कि अगर वैल्यू 5 होती है तो 5, ये फंक्शन है हमारा। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर हम लोगों ने एक कंडीशन चेक करी है, और इस कंडीशन के अंदर हम लोगों ने लिखा है कि अगर हमारा टास्क कंप्लीट होता है तो सिस्टम रिजॉल्व को कॉल करेगा, नहीं होता है तो रिजेक्ट को कॉल करेगा। ठीक है, ये हम लोगों ने मेक प्रॉमिस को बनाने का कोड लिखा। ठीक है, अब होता क्या है, जनरली होता ये है कि ये जो टास्क है हमारा, है ना, ये अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस मेक प्रॉमिस को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं लेट पी, और लेट पी इज इक्वल टू मैं क्या करता हूं, मेक प्रॉमिस को कॉल कर लेता हूं, यहां पे वैल्यू पास कर देता हूं 5। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि ये पैरामीटराइज कुछ पैरामीटर होगा, तो पैरामीटर में मैं लिख देता हूं आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। ये मैंने लिख दिया, आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। और नहीं तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, कि कैन नॉट कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ये मैंने यहाँ पे एल्स में ये मैसेज लिख दिया। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ मेक प्रॉमिस बनाया। अब हम लोग इस कोड को रन करके देखेंगे कि किस तरीके से काम करता है। तो ये हम लोगों ने प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब बात करते हैं हम लोग कंज्यूम करने की। तो कंज्यूम करने के लिए प्रॉमिस क्लास के 2 मेथड होते हैं। ठीक है, इसमें से एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं देन मेथड। ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास में कैच मेथड। तो पहले हम लोग देन की बात करते हैं, फिर आगे के एग्जांपल में हम देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से देन और कैच का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा कि p इज इक्वल टू मेक प्रॉमिस, और यहाँ पे मैंने क्या पास किया, 5 पास किया। अभी ये जो p है ना, इस p के पास 2 मेथड है, तो मैं p डॉट देन लिखूंगा, और p डॉट देन में मुझे कॉल करना पड़ेगा 2 मेथड। कौन कौन से, एक तो रिजॉल्व वाला मेथड कॉल करना पड़ेगा, और दूसरा जो मेथड मुझे कॉल करना पड़ेगा वो रिजेक्ट वाला मेथड कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दो में से कोई एक ही मेथड चलेगा, ये बात कंफर्म है। तो जैसे ही ये लेट पी मतलब मेक प्रॉमिस चलेगा, यहां पर मैंने 5 पास किया, ये कंडीशन ट्रू होगी, रिजोल्व मेथड चलेगा, तो हम लोगों को रिजोल्व फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा और रिजेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ। तो मैंने फंक्शन बना लिया रिजोल्व। ठीक है, ये रिजोल्व फंक्शन हो गया, और इस रिजोल्व में यहाँ पे एक आर्गुमेंट होगा msg, इसको मैं अभी कंसोल लॉग करा देता हूँ। तो मैंने कंसोल डॉट लॉग कराया, कंसोल डॉट लॉग में मैंने यहाँ पर इस msg को प्रिंट कर दिया। उसी तरीके से मैं क्या करूंगा, उसी तरीके से मैं दूसरा फंक्शन बनाऊंगा, और फंक्शन को मैं नाम दूंगा रिजेक्ट। तो मैंने रिजेक्ट फंक्शन बनाया। रिजेक्ट फंक्शन में भी क्या होगा, रिजेक्ट फंक्शन में भी msg आएगा, तो मैं msg को कॉल कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा, तो कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, msg प्रिंट होगा। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को मैं रन करता हूं। तो मैंने इस एग्जाम्पल को रन किया। ठीक है, तो कंसोल में क्या है, कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 पास किया था। ठीक है,
अब अगर मैं 5 की जगह मान लो यहाँ पे 6 पास कर दूं, 8 पास कर दूं, तो क्या होगा, रिजेक्ट स्टेट चलेगी, और रिजेक्ट स्टेट चलेगी तो यहाँ पर ये आया। तो इस तरीके से प्रॉमिस को समझाने की मैंने पूरी कोशिश की, ये एग्जाम्पल भी बनाया। भी हम लोग और भी बहुत सारे एग्जाम्पल प्रॉमिस के बनाएंगे, ताकि हम लोग जो सर्वर से कम्युनिकेशन करने का जावास्क्रिप्ट का मॉडर्न तरीका है वो समझ में आए। हालांकि स्टेप यही है कि 2 स्टेप में पूरा काम होता है। पहले आपको प्रॉमिस क्रिएट करना होता है, फिर उसको कंज्यूम करना होता है, और इसके लिए 2 मेथड हमको लगते हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट। अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो रिजॉल्व फंक्शन कॉल होता है, और अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो रिजेक्ट फंक्शन कॉल होता है। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉमिस का यूज करते हैं।